रागादि रोगान सततानुसक्तान शेष काय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदे नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और यहाँ जो हमारा विषय चल रहा है कुष्ठ निदान और चिकित्सा के अनुबंध में, यह चरक चिकित्सा स्थान का जो कुष्ठ चिकित्सा अध्यय है उसके अनुबंध में हम यहाँ पे विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जो कुष्ठ चिकित्सा का जहाँ से विषय शुरू होता है उसमें प्रथम जो श्लोक है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कफे च कफोत्तरे च रद स्थान गत कुष्ठे वमनम च वमन कल्प प्रयोग पीते च पीतोत्तरे च नाभि स्थाने विरेचनम च विरेचन कल्प प्रयोग वाते च वातोत्तरे नाभि अधोस्थाने बस्ती च बस्ती कल्प प्रयोग इति कुष्ठ चिकित्सा का यह प्रथम उपक्रम निर्देश यहाँ पे बताया गया। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कोई भी चिकित्सा कोई भी रोग के अंदर 4 चरण के अंदर विभाजित रहती है: निदान, परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन। यहाँ पे कफ, कफोत्तर कुष्ठ यानी कफ प्रधान कुष्ठ और कफ स्थान यानी कि नाभि ऊर्ध्व भाग कफ स्थानों के असमुचित और कफ स्थान के लीन समुचित दोष के कल्पन हेतु अनुक्रम से लंघन के अंतर्गत प्रधान संशुद्धि में वमन और उसके पश्चात लीन समुचित दोषों के कल्पन हेतु वमन कल्प प्रयोग करें। पित्त च पित्तोत्तर कुष्ठ में असमुचित दोषों की संशुद्धि हेतु लंघन अंतर्गत विरेचन संशुद्धि असमुचित दोषों के हेतु और उसके पश्चात पित्त स्थान के अधिष्ठानगत नाभि स्थान और पित्त स्थान के अधिष्ठानगत लीन समुचित दोषों के कल्पन हेतु विरेचन कल्प प्रयोग यानी कि विरेचन विधि का उपयोग करें। वात च वातोत्तरे में असमुचित दोष संशुद्धि हेतु लंघन अंतर्गत बस्ती प्रयोग करें और वात स्थानों के पक्वाशय नाभि अधो स्थान के और पक्वाशय से वात मूल स्थान के लीन समुचित वात दोष के कल्पन हेतु बस्ती कल्प प्रयोग करे। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से 2 प्रकार की विधि विधान का उल्लेख है। चिकित्सित स्थान के सभी रोग संग्रह के अंदर आप यह चिकित्सा निर्देश समान रूप से और समांतर रूप से लागू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चिकित्सा सूत्र अपने क्रम अनुसार उपक्रम ही उपक्रमित क्रम से सर्वप्रथम निदान परिवर्जन चिकित्सा आपको लागू करनी है, जिसके अंदर स्वस्त्रुत चतुष्क और अन्नपान चतुष्क द्वारा रोग अनुसार योजना की जाती है और इससे समुत्थान विच्छेद प्रक्रिया होती है। उपक्रम चिकित्सा से यह योजना चतुष्क सूत्र स्थान का भाग है। उपक्रम चिकित्सा से असमुचित दोषों की संशुद्धि बाड़ू और काढ़ू प्रक्रिया होती है। यानी कि यदि आप असमुचित दोषों की संशुद्धि करना यह दूसरा क्रम है। यानी कि कुष्ठ चिकित्सा के अंदर स्पष्ट रूप से क्रम निर्देश दिखाया गया है कि पहले तो आप निदान परिवर्जन के द्वारा समुत्थान विच्छेद करें, इसके बाद वमन विरेचन बस्ती उपक्रम अंतर्गत प्रयोजमान करके असमुचित दोषों का संशुद्धि करें। इससे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जठराग्नि, कोष्ठ और रस और उत्पत्ति सापेक्ष अनुवर्तन को प्राप्त करती। उसके बाद आता है चिकित्सा क्रम, जहां पे वमन कल्प विधि प्रयोग, विरेचन कल्प विधि प्रयोग, बस्ती कल्प विधि प्रयोग का समावेश होता है। इसमें भी 2 प्रावधान आएंगे कि एक तो दोष स्थानों के
लीन समुचित दोषों के कल्पन प्रयोग करें। दूसरा आपको पठन करने में ख्याल आएगा कि समूचना का जो अधिष्ठान है, मान लो कुष्ठ द्रव्य के अंदर त्वग मांस शोणित लसिका यह समूचना अधिष्ठान, तो त्वग मांस शोणित लसिका स्थान में से विशेष कल्पन करने की विधि विधान और उस त्वग मांस शोणित लसिका को प्रकृति स्थापन और प्रकृतिगत अनुवर्तन का विधि विधान भी कुष्ठ चिकित्सा का पठन करने पे आपको ज्ञात होगा। तो यह संहिता का सक्रम निर्देश है कि कोई भी व्याधि संग्रह के अंदर पहले निदान परिवर्जन के द्वारा समुत्थान विच्छेद करे, उपक्रम प्रयोग के द्वारा असमुचित दोषों को निकाले, चिकित्सा क्रम प्रयोग द्वारा लीन समुचित दोष स्थानों में कल्पन करके दोषों के मूलों को कल्पित कर दे। यानी कि दोष भेदीय अध्याय का यहाँ पे विज्ञान शुरू होता है कि जैसे ही आप कोई भी दोष मूलों का कल्पन कर दे वैकारिक स्थिति में, तो पूर्ण समुचना यहाँ पे कल्पित होनी शुरू हो जाती। तब उसके बाद शेष अधिष्ठानों में जो लीन समुचित दोष है, तो उसके हेतु विविध कषाय और कल्प प्रयोग बताए जाएंगे और तत्पश्चात प्रकृति स्थापन का वर्णन आएगा। आप समझ गए यहाँ तक। तो निदान परिवर्जन के अंदर तिक्त साग, मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा, नींब स्नान, सिद्धार्थक स्नान का हमने वर्णन किया था। उपक्रम के अंदर लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन यह कुष्ठ के उपक्रम है। चिकित्सा सूत्र में वमन, विरेचन, बस्ती, कल्प प्रयोग यह कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र है। और प्रकृति स्थापन में कुष्ठघ्न गण संग्रह को प्रकृति स्थापन द्रव्य तरीके आपको प्रयोजमान करना है। तो यहाँ पे हमने एक निर्देश दिया है कि कोई भी रोग का चिकित्सा क्रम उपक्रम ही उपक्रमित क्रम से लागू करना होता है। सर्वप्रथम आपको असमुचित दोषों में समन शोधन उत्पन्न करना है, तो इससे जठराग्नि, रस और कोष्ठ सापेक्ष अनुवर्तन को प्राप्त करते हैं। उसके बाद लीन समुचित दोष स्थानों में पाचन और शोधन चिकित्सा का वर्णन आएगा। यानी कि नाभि स्थान का वर्णन, पक्वासी स्थान का वर्णन, रद स्थान का वर्णन आता है। तो यहाँ पे संहिताकार असमुचित दोषों में समन शोधन के पश्चात वात स्थान, पक्वासे, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शेंद्रिय, नाभि, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिर, रक्त, दक्त, स्पर्शन इति पित्त स्थान અને ઉરકંઠ, શિરો, ગ્રીવા, पर्वणी, आमाशय, मेदस्थ, श्लेष्म स्थानानि के लीन समुचित दोषों को प्राकृत अनुवर्तन हेतु दोष कल्प प्रयोग बताएगी, जिसमें मात्र दोषों की ही लीन समुचित दोषों की ही कल्पन विधि विधान आएगा और तत्पश्चात अधिष्ठान का प्रकृतिकरण और उसमें पाचन और प्रकृतिकरण का निर्देश आएगा। तो असमुचित दोष, इसके बाद दो स्थानों का पाचन शोधन और तत्पश्चात मल अधिष्ठान, कोई भी संप्राप्ति का अधिष्ठान, जैसे कि कुष्ठ का अधिष्ठान त्वग मांस शोणित लसिका है, उस अधिष्ठान दूष्य में से मल दोष पाचन शोधन और प्रकृति स्थापन चिकित्सा का निर्देश आता है। तो यह क्रम सभी चिकित्साओं के अंदर एक समान लागू होता है और उसके द्वारा आप संप्राप्ति विघटन प्रक्रिया कर सकते हैं। संप्राप्ति विघटन प्रक्रिया उपक्रम ही उपक्रमित क्रम से लागू होती है। जब तक यह क्रम तोड़ने में ना आए तब तक संप्राप्ति विघटन पूर्ण रूप से होता नहीं। तो हम अपनी चिकित्सा के अंदर 1, 2 या 3 क्रम में होते हैं। जिस क्रम में हम यहाँ पे हमारे रोगी हमारे पास आता है, उस क्रम अनुसार हमें चिकित्सा के अंदर संशोधन करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, यह कुष्ठ चिकित्सा का दूसरा अच्छा निर्देश यह है कि आप पूर्ण कुष्ठ चिकित्सा का पठन करो तो इसके अंदर प्रधान रूप से जो कुष्ठ द्रव्य है, त्रिदोष प्लस त्वग मांस शोणित लसिका 7 कुष्ठ द्रव्य है,
उसकी विकार प्रकृति निर्देश कफ है, यानी कि यह कुष्ठ द्रव्यों के अंदर कफ विकार प्रकृति स्थापन और यह कफ विकार प्रकृति की प्रकृतिकरण प्रक्रिया हेतु ही औषध द्रव्य कसाईकल प्रयोगों का वर्णन आता है। यानी कि कोई भी मान लो कुष्ठ रोग है, तो यह कुष्ठ रोग की उत्पत्ति कफ विकार प्रकृति के विघात से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अब जो भी चिकित्सा की देखी जाएगी वो मात्र और मात्र कफ विकार प्रकृति की स्थापना हेतु और स्व प्रकृति स्थापना हेतु ही कुष्ठ के अनुबंध में कैसे हम कफ प्रकृति को स्थापित कर सके उसी का वर्णन इसके अंदर आएगा। असमुचित दोषों की संशुद्धि, समन, शोधन, लंघन आदि उपक्रम के द्वारा पूर्ण हो जाने के बाद वमन कल्प प्रयोग दिखाया गया है, जिसके अंदर आता है कुटज फल, मदन, मधुक, सपटोल, निम्ब युक्त कसाई। कुटज, मदन, मधुक, पटोल, निम्ब युक्त कसाई को रोगी को देने से स्थानस्थ लीन दोष का पाचन और कल्पन होता है। यदि कफ और कफोत्तर कुष्ठ का रोगी हमारे पास आता है तो उसमें लंघन आदि उपक्रम के पश्चात लीन समुचित दोष कल्पन हेतु, यानी कि कफ स्थान के लीन समुचित दोषों में कल्पन हेतु और कफ स्थान शुद्ध हो, उसलिए आपको कुटज फल, मदन, मधु, पटोल, नींद युक्त कसाई का प्रयोग करना है। दूसरा वमन कल्प बताया है कि मधु का पक्व रस मध के साथ, यानी कि जेठी मध का पक्व रस मध के साथ या इस जेठी मध का शीत रस बना के यह इसका रोगी को सेवन कराए, इससे स्थानस्थ लीन कफ दोष का पाचन और कल्पन होता है। तीसरा वमन कल्प या वमन कल्पन प्रयोग बताया गया है कि मुस्ता, त्रिकटु, सप्तपर्णी, नींब और चित्रक इसका कसाई पान करवाए। मुस्ता, त्रिकटु, सप्तपर्णी, नींब और चित्रक का कसाई पान, तो इसके जो द्रव्य संग्रह है, यह द्रव्य संग्रह त्वग, मांस, शोणित और लसिका, यह अधिष्ठान परक लीन समुचित दोषों में कल्पन उत्पन्न करेगा। तो कफ और कफोत्तर कुष्ठ के 3 कल्प कसाई बताए गए। इसमें 2 कल्प कसाई कफ स्थानों में लीन समुचित दोष कल्पन हेतु है और तीसरा कल्प कसाई मुस्ता, त्रिकटु, सप्तपर्ण, नींब और चित्रक का है। यह त्वग, मांस, शोणित, लसिका में लीन दोषों का कल्पन और प्रकृतिकरण प्रक्रिया को जोड़ेगा। तो कौन सा कसाई दोष स्थान में लीन समुचित दोष को कल्पन करेगा और कौन सा कसाई अधिष्ठान में जाके लीन समुचित दोष में कल्पन करके प्रकृतिकरण उत्पन्न करेगा, इसका अभ्यास आपको करके आपको करना है कि हम किस तरह से ज्ञात कर पाए कि यह कल्प कसाई यदि हमने दिया तो यह 2 स्थान से आगे बढ़ के अधिष्ठान परक कल्पन उत्पन्न करेगा। बराबर। इसी तरह विरेचन कल्प प्रयोग बताए गए हैं कि नसोत्तर दंती त्रिफला का कसाई दीजिए। यह नसोत्तर दंती त्रिफला का कसाई पित्त स्थान के स्थानस्थ लीन दोष में पाचन और कल्पन उत्पन्न करेगा। नसोत्तर, दंती और त्रिफला का कसाई, यह विरेचन कल्प कसाई है। यह पित्त स्थानों की कल्पन और संशुद्धि करेगा। दूसरा आता है पटोल, कड़ू, नसोत्तर और सुंठी का प्रयोग। तो यह क्या करेगा, त्वग, मांस, शोणित, लसिका में जाके उस अधिष्ठान के लीन समुचित पित्त दोष के कल्पन और प्रकृति स्थापन का कार्य करेगा। तो मैं एक सामान्य आपको हिंट दे सकता हूं कि जब जब प्रमथ्य द्रव्य शुरू होते हैं और महाक्लेदग्न और प्रमथ्य द्रव्यों के साथ कोई भी कल्पन प्रयोग शुरू होता है तो यह प्रमथ्य द्रव्य, महाक्लेदग्न द्रव्य कोई भी कल्पन प्रयोग को अधिष्ठान तक पहुंचाने का सरल मार्ग उत्पन्न करता है। दूसरा आता है बस्ती कल्प प्रयोग।
तो ये वातोत्तर कुष्ठों के अंदर पहले तो दारू हड़दर, भोरिंगड़ी, परवड़, नीम, मींढड़, गरमाड़ो, इंद्रजव, मोथ का कल और स्नेह से सिद्ध आस्थापन बस्ती प्रयोग बताया गया बस्ती के अंदर। तो यह क्या करेगा, वात दोष के स्थानस्थ लीन दोषों में कल्पन उत्पन्न करेगा। दूसरा बताया गया इंद्रजव, पटोल, जेठीमत, परवड़, पान का कल उसके क्वाथ और स्नेह करके बस्ती का प्रयोग करे। तो यह भी वात दोष के लीन समुचित दोषों में कल्पन उत्पन्न करने का कार्य करेगा। और पटोल मूलादि क्वाथ का उपयोग है, यह भी वात दोष के लीन समुचित दोषों में कल्पन उत्पन्न करने का कार्य करेगा। यदि आप वमन, विरेचन और बस्ती कल्प द्रव्य संग्रह का अभ्यास करें तो यह सभी द्रव्य कल्प अपने दोषों में कल्पन उत्पन्न करने के साथ कफ विकार प्रकृति के अंदर प्रकृतिकरण उत्पन्न करने वाले द्रव्य संग्रह, जैसे कि मैं वात की आस्थापन बस्ती में आप देखें तो पटोल, इंद्रजव, जेठीमत, परवड़, पान का कल, क्वाथ और स्नेह से सिद्ध करके देना। तो इसके अंदर वात स्थानों के अंदर कफ प्रकृति का स्व प्रकृति स्थापनत्व उत्पन्न करने के यह कसाई कि वात पित्त कफ दो स्थानों में जो कफ शिथिल हो गया है, जो कुष्ठ प्रकृति का एक प्रधान कारण है, तो उस शिथिल वात पित्त और कफ स्थानों की कफ विकार प्रकृति को योग्य करने हेतु यह सभी कल्प द्रव्यों के अंदर कफ प्रकृति स्थापन द्रव्य संग्रह के साथ ही इसका वर्णन आएगा। जैसे कि इंद्रजव, पटोल, जेठीमत, तो ये इसमें वातग्न और कफ स्थापन द्रव्य संग्रह, એટલે वात स्थान के अंदर कफ प्रकृति को स्वकरण में स्थापित करता। इसके बाद शिरो विरेचन द्रव्य संग्रह आता है। सेंधव, दंती, मधुक, तुलसी, पिपली, करंज, वावडिंग, इसको शिरो विरेचन द्रव्य के रूप में आभ्यंतर और शीर स्थान में बाह्य प्रयुज्यमान करे। तो सभी कृमिज कुष्ठ और कफज कुष्ठ के अंदर आपको यह शिरो विरेचन द्रव्य देने चाहिए, जिसमें सेंधव, दंती, मधुक, तुलसी, पिपली, करंज और वावडिंग आता है। तो यहाँ पे वमन, विरेचन, बस्ती और शिरो विरेचन कल्प द्रव्य प्रयोग दोष स्थान के लीन समुचित दोषों में कल्पन उत्पन्न करेगा, अधिष्ठान को स्व प्रकृति में लेकर जाएगा और कफ प्रकृति स्थापना हेतु ही बताए गए सभी कल्पन कफ प्रकृति स्थापना हेतु यदि आप द्रव्य संग्रह का इसका अभ्यास करो तो मात्र दोष कल्पन नहीं है। यहाँ पे दोष कल्पन के साथ कफ प्रकृति स्थापन की व्यवस्था यहाँ पे बताई गई। सुक्ति नाश हेतु एक कसाई है, त्रिफलादि चूर्ण कसाई, जो त्वग और शोणित अधिष्ठानों के अंदर स्व प्रकृतिकरण प्रक्रिया करता है। इसमें त्रिफला, इंद्रजव, पटोल, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वज, नसोतर और सारी वाका क्वाथ। तो यह क्या करेगा, त्वग और शोणित स्थान के अंदर सुक्ति नाश हेतु कफ प्रकृति स्थापन उत्पन्न करेगा। त्रिफलादि चूर्ण कसाई, त्रिफला, इंद्रजव, हरदर, दारू हरदर, पटोल, वज ने नसोतर। तो ये विरेचन है, यह विरेचन कसाई है और यह विरेचन कसाई त्वग और शोणित स्थान में कफ प्रकृति स्थापन करके सुप्ति नाश लिंग को योग्य करता। सर्वपुष्ट हर प्रयोग, यह कल्पन के पश्चात सर्वपुष्ट हर प्रयोग बताया गया है, जो त्वगमान शोणित लसिका यानी कि अधिष्ठान को प्रकृति स्थापन करने में सहयोग करेगा। इससे धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के अंदर सारत्व, सहत्व और सामर्थ्य उत्पन्न होता है। कोई भी प्रकृति स्थापन द्रव्य अग्नि को सारत्व, सहत्व और सामर्थ्य देता है, जिससे समवायता और अनुवर्तन
एक दूसरे में स्थापित होने की अवस्था उत्पन्न होती। जैसे कि लेलितक प्रयोग गौमूत्र के साथ, लेलितक ने गौमूत्र ની સાથે આપણે આપો, सुवर्ण मासिक प्रयोग गौमूत्र के साथ दे, यह कल्पन और संशुद्धि के पश्चात शेष अधिष्ठानों के लीन दोषों में पाचन और प्रकृति स्थापन हेतु लेलितक का प्रयोग गौमूत्र के साथ, सुवर्ण मासिक का प्रयोग गौमूत्र के साथ और पाषाण भेद का प्रयोग गौमूत्र के साथ करे। तो इसका यदि आप अभ्यास करो तो यह धात्वाग्निगत कुष्ठ, जो धातुगत कुष्ठ है, धात्वाग्निगत कुष्ठों के अंदर धात्वाग्नि के साहत्व, सारत्व और सामर्थ्य को बढ़ाने वाले और धातुगत प्रकृति स्थापन कुष्ठ के अंदर उत्पन्न करने वाले लेलितक, सुवर्ण मासिक और पाषाण भेद प्रयोग है। गौमूत्र के साथ इसका प्रयोजन बताया गया। तो यह शाखागत समवायता अनुवर्तन को कुष्ठ के अनुबंध में सापेक्ष करते। इसके बाद आता है सुवर्ण मासिक को गंधक, सुवर्ण मासिक के गंधक मारित पारद के साथ प्रयोग, यानी कि सुवर्ण मासिक को गंधक मारित करके पारद के साथ देने से कुष्ठ की प्रकृति स्थापन होती। दूसरा, हिरक भस्म को शिलाजित और योगराज के साथ देने से कुष्ठ में प्रकृति स्थापन उत्पन्न होता है। तो यह महाभूताग्निगत समवायता और अनुवर्तन हेतु सुवर्ण मासिक गंधक पारद का प्रयोग और हिरक भस्म, शिलाजित और योगराज का प्रयोग बताया गया। लेकिन यह उपक्रम ही उपक्रमित क्रम से निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा क्रम लागू हो जाने के बाद, आभ्यंतर लीन समुचित कल्पन पूर्ण हो जाने के बाद प्रकृति स्थापन प्रयोग है। इसके बाद आता है किलास हर शोधन कसाई, यानी कि स्वित्र के अंदर जो श्वेतकरण प्रक्रिया होती है, यह किलास प्रक्रिया में खदीर सार प्रयोग, यानी कि खदीर सार का कोई भी प्रयोग किलासग्न है और किलासग्न प्रक्रिया मात्र और मात्र हमारी संहिता में खदीर सार से ही होती। तो खदीर सार का प्रयोग गुगल, नसोतर, दसमूल, चित्रक और गुड़ के साथ करें। गुगल, नसोतर, दसमूल, चित्रक और गुड़ के साथ प्रयोग करने से किलासग्न उत्पन्न होता है। सर्वकुष्ठर, लेलितक, पाषाण भेद, हिरक भस्म आदि प्रयोग हमने देखा और अंत में इसके पश्चात आते हैं बाह्य प्रलेप, जो संहिताकार ने सर्वप्रथम असमुचित दोषों की संशुद्धि, इसके बाद लीन दोष स्थानों के पाचन और शोधन, त्वग्मांस शोणित लसिका के पाचन कसाईकल, इसके बाद प्रकृति स्थापन द्रव्य संग्रह कुष्ठ के बताए, जिसमें लेलितक, सुवर्ण मासिक आता है और उसके पश्चात प्रकृति स्थापन के भाग स्वरूप बाह्य परिमार्जन द्रव्य संग्रह अब यहां से शुरू होता है। यानी कि कुष्ठ के रोगी के अंदर जब तक आभ्यंतर और बाह्य संशुद्धि ना हो तब तक प्रलेप आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही यह प्रलेप आदि अपना योग्य कार्य कर सकते हैं। तो अग्नि स्थापन, समन, शोधन, कल्पन के पश्चात बाह्य शोधन और समन हेतु आपको प्रलेप का उपयोग करना चाहिए। यह बहिर्परिमार्जन द्रव्य संग्रह है। जब तक आभ्यंतर शुद्धि ना हो तब तक बहिर्परिमार्जन द्रव्य कार्य नहीं करते। उसमें भी विभाग है, कुछ शोधन प्रलेप है और कुछ प्रकृति स्थापन प्रलेपों का वर्णन, जैसे कि चित्रकादि लेप है। यह चित्रकादि लेप एक प्रकार का शोधनीय लेप है जो कुष्ठ के अधिष्ठान में बाह्य शोधन उत्पन्न करके प्रकृति स्थापन करता है, जिसमें आता है चित्रक, एलची, नीम, अर्डुसो, नसोतर और सूंठ। इसको गौमूत्र भावित करके सूर्य ताप देकर रोगी को इसका प्रलेप लगाने से क्षुद्र कुष्ठ और कफ वातोत्तर कुष्ठों के अंदर शोधन होकर इसका समन होता है। तो चित्रक, एलची, नीम, अर्डुसो, नसोतर और सूंठ ने गौमूत्र भावित કરીને एनो प्रलेप देव।
પછી આવે છે માંસ્યાદી લેપ. આ શોધનીય લેપ છે. એ કુષ્ઠ સ્થાનોમાં શોધન ઉત્પન્ન કરે. જટામાંસી, હળદર, તગર, મરીચ, લવણ ને ગૌમૂત્ર ભાવિત કરી અને એનો લેપ લગાડવાથી ક્ષુદ્ર કુષ્ઠો, કફ, વાતોતર કુષ્ઠોનું વિલયન થાય, ભેદન થાય અને એનું શોધન થાય. કફ વાતોતર કુષ્ઠોના બાહ્ય આવરણનું બાહ્ય સંશુદ્ધિ હેતુ વિલયન અને શોધન માટે માંસ્યાદી લેપ બતાવ્યો. પછી આવે છે મોથાદી લેપ. મોથ, ત્રિફલા, સપ્તપર્ણ, કરંજ, આરગવદ, इंद्रजव. आ मोथादी लेप कफ वातोतर कुष्ठ के अंदर शोधनीय अवस्था यानी शोधनीय प्रलेप के रूप में आपको उपयोग करना है. પછી आता है प्रकृति स्थापन का लेप यानी शोधन लेप के पश्चात शेष त्वग मांस शोणित लसिका के अंदर प्रकृतिकरण प्रक्रिया यानी कि कुष्ठीकरण प्रक्रिया जो कलुषित तत्व स्थानिक योग्य होने के लिए शिशु, लौह भस्म और त्रपु का लेप, शिशु, लौह भस्म और त्रपु का लेप करने की बात है. कठ, करंज और रसांजन का लेप, कठ, करंज और कुआड़िये के बीज का लेप, सरसप, त्वक, कपास पुष्प, गरमाड़ो और काकमाची का लेप. यह 4 प्रकृति स्थापन लेप है जिससे अधिष्ठान के अंदर त्वग मांस शोणित लसिका में प्रकृतिकरण उत्पन्न होता है. कृमिघ्न लेप बताया है. कुवाड़ियों, कठ, सेंधव, विडंग અને સરસવનો લેપ. કોઈ પણ કુષ્ઠમાં જો કૃમિ થાય તો કુવાડીઓ, કઠ, સેંધવ, સરસવનો લેપ કરવાથી કૃમિઘ્ન અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય. બરાબર. એટલે આ જ રીતના કસાય, કલ્પ અને પ્રલેપો આપણે બનાવવા જોઈએ અને આપણા કુષ્ઠના રોગીને મહદઅંશે આપણે દેવા જોઈએ તો વ્યાધિત કુષ્ઠના પેશન્ટ સાધ્યતાને પામે. પછી પિત્ત કુષ્ઠગ્ન લેપ એટલે પૈતિક કુષ્ઠ અને પિત્તોત્તર કુષ્ઠના લેપ બતાવ્યા. પ્રિયંગુ, હરેણુક, અતિવિષ, વાળો અને કળુનો લેપ. જેઠીમદ, લોધ્ર, પદ્મકાષ્ઠ, પરવળ, નીમ અને રક્તચંદનનો લેપ. વાળો, ચંદન, નાગકેસર, કમર, અગરુ અને તમાલ પત્રનો લેપ. તો આ કેના છે? પૈતિક કુષ્ઠ હોય તો આનો લેપ પ્રકૃતિકરણ ઉત્પન્ન કરશે. પછી સામાન્ય કસાયો બતાવ્યા છે. એ પ્રકૃતિ સ્થાપન કર કસાયો. આ આપણે જોયું. હવે બાહ્ય લેપ નો પ્રયોગ ચાલતો હોય ત્યારે પ્રકૃતિ સ્થાપન માટે એકલ ઔષધ કસાય બતાવ્યા કે દારૂ, હળદર, રસાંજનનો કસાય રોગીને પીવડાવો. તો એ કેમાં જ વાત અને વાતોતર કુષ્ઠમાં શેષ દોષ અવસ્થાને પાચિત કરી દેવા માટે આપવું. નિંબનો કસાય આપવો. એ ક્યારે આ બધું પૂરું થઈ જાય, પ્રલેપ ચાલતો હોય, શેષ દોષ અવસ્થા તમને દેખાતી હોય તો નિમ્બત્વક કસાય પીવડાવો. પછી પરવળ પાનનો કસાય. નિમ્બત્વક કસાય કફોત્તર કુષ્ઠમાં ઉપયોગી થાય. પરવળ પાનનો કસાય પિત્ત, પિત્તોત્તર કુષ્ઠના પ્રકૃતિ સ્થાપન માટે ઉપયોગી થશે. આરગવદનો કસાય વાત, પિત્ત દોષ, પાચન, પક્વાસી સંશુદ્ધિમાં ઉપયોગી થાય. ઇન્દ્રજવ કસાય કફ દોષ પાચન માટે ઉપયોગી થશે. ત્રિફલા કસાય, સપ્તપર્ણ કસાય, નેતરનો કસાય અને શ્વેતકરણનો કસાય. તો આ કસાયો શેષ દોષ પાચન માટે વાપરવાના છે. આ બધું પૂર્ણ થઈ જાય પછી વાપરવાના. પછી સ્નેહન, આભ્યંતર સ્નેહન માટે તિક્ત ઘૃત, તિક્ત ષટફળ ધૃત, મહાતિક્ત ઘૃત, ખદીરાદી ધૃત, નિંબ, દારવી અને પટોળ ઘૃતનો ઉપયોગ કરવો. તો આનો આપણે સ્નેહપાન અર્થે ઉપયોગ કરવાનો. વાતોત્તર ને વાત પિત્તોત્તર કુષ્ઠોમાં ઘૃતોના પ્રયોગ કરવાના આભ્યંતર. પછી તેલનો ઉપયોગ. તેલની અંદર સરસવ તેલ, કરંજ તેલ, ખદીર તેલ, ઇક્ષ્વાકુ તેલ અને કનકશીરી અને શ્વેત કરવીર તેલ. તો આ કફ વાતોત્તર કુષ્ઠની અંદર બાહ્ય અને આભ્યંતર જો ઉપયોગ કરવો હોય તો આ જ તેલને વાપરવાનું. પછી સ્વિત્રહર ચિકિત્સા આવે છે અને એની પહેલા કુષ્ઠોદાલન લેપ એટલે કુષ્ઠના પોપડા હોય એને ખેંચીને કાઢી નાખે અથવા તો જે કુષ્ઠના પોપડા નીકળતા ન હોય એને કાઢવા માટે કુષ્ઠોદાલન લેપ બતાવ્યા.
મલકુશનું આવરણ તોડવું અને કાઢવાનું કાર્ય કરે. એમાં કુવાડીઓ, વાવડિંગ, હળદર, દારૂ હળદર, ગરમાળો, પીપર અને કઠ. કુવાડીઓ, વિડંગ, હળદર, દારૂ હળદર, ગરમાળો, પીપર, કઠ અને ગૌમૂત્ર સાથેનો લેપ કરવાથી કુષ્ઠના પોપડા, જટિલ પોપડા નીકળે. કુવાડીઓ, વિડંગ અને ગરમાળાનો ગૌમૂત્ર સાથે લેપ કરવાથી કુષ્ઠોદાલન ઉત્પન્ન થાય. બળદ, ઘોડા અને સુવરના દાંતનો ગૌમૂત્ર સાથે લેપ કરવાથી કુષ્ઠોદાલન ઉત્પન્ન થાય. એટલે જટિલ કુષ્ઠોના આવરણ તોડવા માટે બાહ્ય કુષ્ઠોદાલન લેપ બતાવ્યા. પછી સ્વિત્ર ચિકિત્સામાં મનશિલાદી લેપ છે. મનશિલા, કાશિશ, વિડંગ, દારૂણી અને સેંધવનો લેપ કરવો. મૂળાના બીજ, બાવચી અને ગૌમૂત્રનો લેપ કરવો. બાવચી, ગોરોચન, રસાંજન, સોવિરાંજન, પીપળ, લોહભસ્મ અને લાખનો મિશ્ર લેપ કરવો. સ્વિત્રહર કસાય બતાડ્યો. કાળો ઉમરાનો સ્વરસ ગોળ સાથે, કાળા ઉમરાને પ્રિયંગુ, સુવા અને અસનના કસાય સાથે દેવો અને કુષ્ઠવત સારવાર કરવી. તો આ બધાની અંદર અહીંયા કુષ્ઠ ચિકિત્સા પૂર્ણ થઈ જાય. આટલી કુષ્ઠ ચિકિત્સાનો નિર્દેશ છે. આપણી પાસે આવતા લાગુ પડતા કુષ્ઠના રોગીને નિદાન પરિવર્જન ઉપક્રમ ચિકિત્સાક્રમ પ્રકૃતિ સ્થાપન દરમિયાન કફ, વાત કે પિત્તોતર કુષ્ઠ જાણી જો કોઈ આમાંથી શેષ અવસ્થા યોગ્ય ન થતી હોય તમારા રોગીની, તો આમાંથી તમે પાચનીય કલ્પ, કસાય, પ્રલેપ પસંદ કરી અને જો રોગીને ચાલુ કરાવશો તો વ્યાધિત કુષ્ઠનો રોગી જે શેષ અસાધ્યતાની બાકી અવસ્થા હોય તો એ પૂર્ણ સાધ્યતાને આનાથી પ્રાપ્ત કરે. પણ આ બધા જ ઉપચારો વિશેષતઃ કુષ્ઠ દ્રવ્યની અંદર વિકાત પ્રકૃતિ વિઘાત એટલે કફ સ્થાન પ્રકૃતિકરણ હેતુ વ્યાખ્યાયિત છે. તો નિદાન પરિવર્જન ઉપક્રમ ચિકિત્સા સૂત્ર અને પ્રકૃતિ સ્થાપનના અનુબંધમાં સંહિતામાં જે વર્ણન છે એનું સંકલન અહીંયા આપણે કુષ્ઠ ચિકિત્સા અનુબંધમાં આપણે જોયું. નેક્સ્ટ આપણે ક્લેદ ચિકિત્સા ઉપર જશું અથવા તો ક્લેદનો વિચાર. ક્લેદના વિચાર ઉપર આપણે શું જોઈ શકી એના ઉપર આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર રાખશું. અને ઓગસ્ટ માસની અંદર 24 ઓગસ્ટ જે ગુરુ પૂર્ણિમાનો અને કે એના પછીનો દિવસ છે ત્યારે આપણે કતિધા પુરુષીય શારીર સ્થાન વિષયક સેમિનાર આપણે રવિવારે ઓગસ્ટ માસ 2025માં રાખ્યો છે. તો જેમાં બધા જ વેદ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે સતત જોડાયેલા છે બધા એનો લાભ લે, જેમાં શારીર સ્થાન વિષયક દ્રષ્ટિ આપણને વધુ સ્પષ્ટ થશે. થેન્ક યુ.